नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों वाला हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने बात की थी चंबल नदी के बारे में, चंबल की सहायक नदियों के बारे में, साथ ही बात की थी हमने बेतवा नदी के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी के बारे में। आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, साथ ही नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस टॉपिक के बारे में। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो सबसे पहले वही बात की मैप बना लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसका उद्गम कहां से होता है और कहां पर जाकर इसका समागम होता है। तो मैं पहले एक मैप बना लेता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से है मध्य प्रदेश का मानचित्र। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह जहां से उद्गमित होती है, जहां से उसका निकलना होता है, वह जिला है अनूपपुर। आप सभी जानते हैं जब मध्य प्रदेश का हमने अध्ययन किया था तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में भी जाना था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आप सभी जानते ही है कि अनूपपुर कहां पर है, तो अनूपपुर जो जिला है वह है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं अनूपपुर। तो यहां से निकलती है नर्मदा नदी। अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक, और यहीं पर है नर्मदा कुंड। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से नर्मदा कुंड से निकलती है नर्मदा नदी। तो सबसे पहली बात यह आ गई कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से ये निकलती है। तो अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से, या कहें अमरकंटक के नर्मदा कुंड से, और यहां पर है आपका अनूपपुर जिला। तो किस प्रकार से निकलती है उसको हम देखते हैं। देखिए अनूपपुर से निकलती है और निकलने के पश्चात कुछ इस प्रकार से मंडला और डिंडोरी जिले में पहुंचने के पश्चात जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उसके पश्चात यह अलीराजपुर, इन जिलों में प्रवेश करने के पश्चात यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और यहां पर आप जानते ही हैं इधर की ओर है अरब सागर, और अरब सागर में जाकर इसका विलय हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहां से निकलती है नर्मदा नदी और आगे की ओर बढ़ती हुई ये गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है, प्रवाहित होती है, और यहां पर जाकर अरब सागर में जाकर इसका विलय हो जाता है, अर्थात खंबात की खाड़ी में जाकर इसका विलय होता है। खंबात की खाड़ी में यह मिल जाती है। तो ये तो हुआ इसका उद्गम और समागम। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में यह प्रवेश करती है, या कहें 15 जिलों में यह प्रवाहित होती है। और अगर हम इसके बेसिन की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों में इसका बेसिन फैला हुआ है। इस प्रकार से यह सबसे बड़ी नदी है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, भारत की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। लेकिन अगर कहना पड़े कि भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियों में जो नर्मदा नदी है ये कौन सी नदी है, तो ये 3री बड़ी नदी है। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है कि भारत की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली 3री बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है नर्मदा नदी। कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी जो लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर। लेकिन चूंकि ये मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में भी प्रवाहित होती है, उसके पश्चात अरब सागर में जाकर गिरती है या खंबात की खाड़ी में मिलती है, तो इसकी टोटल लंबाई में से जो मध्य प्रदेश में ये प्रवाहित होती है वह लंबाई है 1077 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। क्या क्या बातें
कि भारत की 5वीं बड़ी नदी है, भारत के अंदर बहने वाली प्रवाहित होने वाली तीसरी बड़ी नदी है। भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली यह तीसरी बड़ी नदी है। जो दो पहली नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी जो कि भारत के अंदर बहने वाली पहली बड़ी नदी है, और दूसरी है कृष्णा। उसके पश्चात तीसरा नंबर आता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का तीसरी बड़ी नदी है भारत के अंदर बहने वाली, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है। इस प्रकार से इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, और उसमें से 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी को अनुपन्न नदी भी कहा जाता है। अनुपन्न नदी का अर्थ होता है जो नदी अत्यधिक बड़ी हो, उसकी सहायक नदियों को मिला दे तो इसका जो अपवाह तंत्र है वह काफी बड़ा होता है। देखिए, आप देख रहे होंगे यहां से निकलती है, दो राज्यों में भी प्रवेश करती है। इस प्रकार से इसका जो कह सकते हैं प्रतिरूप है या इसका जो अपवाह है वह काफी बड़ा है। लेकिन इसका अपवाह काफी बड़ा होने के बावजूद भी ये अपने मार्ग में कटाई कम करती है, परिणाम स्वरूप इसे कहा जाता है अनुपन्न नदी। ठीक है, तो अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी और आगे की ओर ये बढ़ती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, कुछ अन्य बातों के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलने के पश्चात इसके मार्ग में जो सबसे बड़ा जिला पड़ता है इसके अफवाह क्षेत्र में, उस जिले का नाम है जबलपुर। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के मार्ग में जो सबसे बड़ा जिला पड़ता है उस जिले का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है जबलपुर। जबलपुर इसके क्षेत्र में पड़ने वाला सबसे बड़ा जिला है। साथ ही जब नर्मदा नदी यहां से निकलती है तो निकलने के पश्चात यहां पर एक कुंडली नुमा आकृति बनाती है। देखिए, यहां से ये काफी घूम रही है, तो वह जिला जहां पर यह कुंडली नुमा आकृति बनाती है उसका नाम है मंडला जिला। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। तो नर्मदा नदी जबलपुर में इसका सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र वाला जिला है, जबकि मंडला में यह कुंडली नुमा आकृति बनाती है। साथ ही जब ये अनूपपुर से निकलती है तो अनूपपुर से निकलने के पश्चात सबसे पहले इस पर जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। यहां पर मैं लिख रहा हूं कपिलधारा जलप्रपात। इसके पश्चात जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो आगे की ओर इस पर जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। इसके पश्चात आप सभी जानते हैं कि जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप इस पर जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। इसके पश्चात जब ये होशंगाबाद की ओर आगे की ओर बढ़ती है तो होशंगाबाद में जब तवा नदी इस पर आकर मिलती है तो यहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है मानधार जलप्रपात। वहीं इसी पर दर्दी जलप्रपात भी बनता है और एक और जलप्रपात है जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं या कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। पहला है कपिलधारा, दूसरा है दुग्धधारा, तीसरा धुआंधार, चौथा मानधार, पांचवा दर्दी और छठा है सहस्त्रधारा। ये जलप्रपात बनते हैं नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। वहीं अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। इन 41 सहायक नदियों में से इससे जो बाएं तट से नदियां मिलती है वे है 22 नदियां, जबकि जो दाएं तट से नदियां मिलती है वे है 19 नदियां। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी की सहायक कितनी नदियां हैं, तो टोटल सहायक नदियां हैं 41। बाएं तट से कितनी नदियां मिलती है, तो बाएं तट से 22 नदियां मिलती है, और दाएं तट से कितनी नदियां मिलती है, तो दाएं तट से 19 नदियां मिलती है। इस प्रकार से टोटल अगर हम मिला देते हैं तो यहां पर 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। ठीक है दोस्तों, वही नर्मदा नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, अनूपपुर से निकलने के पश्चात यह पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश कर अरब सागर में जाकर या कहें खंबात की खाड़ी में जाकर इसका विलय हो रहा है। तो जब हमने पिछले वीडियो में बात की थी अफवाह तंत्र के बारे में, तो वहां पर हमने बात की कि 6 अफवाह तंत्र है। 3 तो है आपके बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत और 3 है आपके
खंबात की खाड़ी अफवाह तंत्र में, जिसमें हमने बात की थी नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, माही नदी अफवाह तंत्र और ताप्ती नदी अफवाह तंत्र। तो 3 अफवाह तंत्र इसके अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि इन तीनों नदियों का जो समागम होता है, जहां पर यह मिलती है, वह क्षेत्र है अरब सागर। अरब सागर में जाकर इनका विलय होता है या खंबात की खाड़ी में इनका विलय होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। आपने और नदियों के बारे में आप देखेंगे, कोई नदी आपको उत्तर की ओर प्रवाहित होती दिखेगी, कोई उत्तर पूर्व की ओर दिखाई देगी। जैसे हमने चंबल के बारे में बात की थी, तो ये उत्तर की ओर जाते हुए फिर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर हमने बात की थी बेतवा नदी के बारे में, वह भी उत्तर पूर्व की ओर। जब हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वह भी देखेंगे उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी को 2017 में नर्मदा नदी को सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जीवित मानव का भी दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जब यह अरब सागर में मिलती है तो अरब सागर में यहां पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है ज्वार नद मुख, यानी कि ज्वार नद मुख। यानी कि अगर हम कहें नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि जो अन्य नदियां हैं किसी भी सागर में जाकर वह मिलती है। तो अधिकतर नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि वह डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अपितु यह ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से अनूपपुर से निकलती है और अरब सागर में जाकर यह गिरती है और वहां पर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वहीं जब आप मध्य प्रदेश के पठार और पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहां पर है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन दोनों के मध्य यह बहती है, साथ ही ये कर्क रेखा के समानांतर भी बहती है। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वे प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। दूसरी बात अगर हमें करना पड़े कि यह कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वह भी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी ही। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में कि इसके तट पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो जो सबसे पहला नगर बसा हुआ है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक के पश्चात अगर हम बात करें तो इसके तट पर बड़वाह, बड़वाह के बाद ही इसके तट पर नेमावर, नेमावर के साथ ही ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के पश्चात निमाड़, निमाड़ के पश्चात अगर हम बात करें तो इसी के तट पर बसा हुआ है झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के पश्चात जबलपुर, होशंगाबाद। देखिए बहुत सारे नगर आपको इसके तट पर देखने को मिलेंगे, जैसे पुनासा, बड़वाह, नेमावर, ओमकारेश्वर, निमाड़, झाबुआ, अलीराजपुर, जबलपुर, होशंगाबाद। ये सभी जो नगर बसे हुए हैं, ये सभी नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। इसके साथ ही इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वह ये भी है कि 1964 में इससे संबंधित एक समिति का निर्माण हुआ, जिसका नाम था खोसला समिति। ठीक है, 1964 में एक समिति का निर्माण होता है जिसका नाम था खोसला समिति, और इस समिति को इसलिए बनाया गया था कि जो नर्मदा नदी का जल है, इस जल का किस प्रकार से अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो जब इस समिति को निर्मित किया गया 1964 में, तो इस समिति ने अपनी सिफारिश दी और अपनी सिफारिश में कहा कि यहां पर कुछ बड़े बांधों का निर्माण करना होगा, साथ ही कुछ छोटे बांधों का निर्माण करना होगा। इस प्रकार से नर्मदा नदी पर असंख्य या कहे बहुत सारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद पुनासा डैम की बात करें, उसके बाद बहुत सारी नदियों की से संबंधित जो परियोजना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी नदी की बात करें तो इस नदी पर एक बांध है जिसका आप सभी नाम जानते ही होंगे, सरदार सरोवर बांध। 163 मीटर ऊंचा यह बांध है, और इस बांध की अगर हम बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत के दो सबसे ऊंचे बांध कौन से हैं? तो पहला है टिहरी बांध, दूसरा है भाखड़ा नाखल बांध।
तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। सरदार सरोवर बांध लगभग 163 मीटर ऊंचा यह बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके साथ ही जब हम इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में हमें अनेक नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने बात की 22 नदियां इसके बाएं तट से मिलती है, 19 नदियां इसके दाएं तट से मिलती है। सभी के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है, जैसे तवा है, दूधी है, शक्कर है, हिरन है, गार है, इसके अलावा बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है या कहें नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो वह है तवा नदी। तवा नदी निकलती है पचमढ़ी से, यहां से पचमढ़ी से यह निकलती है और पचमढ़ी की कालीभीत पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह होशंगाबाद जिले में पहुंचती है और वहां पर एक स्थान है बांद्रा भान। बांद्रा भान में जाकर यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। जब यह नर्मदा नदी पर मिलती है तो यहां पर इसका जो संगम होता है वहीं पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है मानधार जलप्रपात, जिसके बारे में हमने देखा कि यह नर्मदा नदी पर बनता है। तो बांद्रा भान मानधार जलप्रपात यहां पर बनता है होशंगाबाद में, जब तवा और नर्मदा का संगम होता है। साथियों, जो तवा नदी है, इस तवा नदी में होशंगाबाद पर एक पुल का भी निर्माण हुआ है, जिसे कहा जाता है तवा पुल। महत्वपूर्ण पुल है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तवा पुल का निर्माण तवा नदी पर हुआ है होशंगाबाद में और यह राज्य का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, राज्य का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वह है तवा पुल, जो कि है तवा नदी पर निर्मित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तवा परियोजना भी तवा नदी पर निर्मित की गई है, तो यह है तवा नदी। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो एक नदी है शक्कर नदी। शक्कर नदी निकलती है छिंदवाड़ा से, यहां पर है आपका छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से कुछ इस प्रकार से शक्कर नदी निकलती है और जाकर यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। शक्कर नदी जहां से निकलती है उस क्षेत्र का नाम है अमरवाड़ा पठार। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से निकलती है शक्कर नदी। ठीक है, अमरवाड़ा से शक्कर नदी निकलती है और निकलने के पश्चात ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है और यह नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप ये दोनों ही नदियां इसकी बाईं तट से मिलने वाली नदियां है। शक्कर नदी की बात करें तो जो शक्कर नदी है, शक्कर नदी यहां पर जब हमने पढ़ा हुआ था मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र के बारे में, जब हमने खनिज संसाधन पढ़ा तो हमने देखा था यहां पर भी मध्य प्रदेश का एक कोयला क्षेत्र है। तो जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा वाला कोयला क्षेत्र है, वह कोयला क्षेत्र इसी शक्कर नदी के तट पर बसा हुआ है, या कहे इसी शक्कर नदी के आसपास है। तो इस प्रकार से ये होती है शक्कर नदी। एक इसके दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है मान नदी। मान नदी निकलती है धार जिले से। धार जिले से निकलने के पश्चात ये आगे की ओर बढ़ती है और ये नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। इससे लगभग 50 या 54 किलोमीटर की दूरी पर मान नदी पर ही एक परियोजना क्रियान्वित की गई है। एक परियोजना का निर्माण हुआ है जिसका नाम है मान परियोजना। तो ध्यान रखिएगा, मान परियोजना किस पर है, तो वह मान नदी पर। मान नदी धार जिले से निकलती है और यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में ही, तो नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपी नदी है, साथ ही ये सदावाहिनी नदी है, अर्थात इसमें वर्ष भर पानी रहता है और यह एक 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में, तो इसके कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं। जैसे इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाए, तो धार्मिकता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के समान स्तर के आधार पर, लेकिन नर्मदा नदी को धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे ध्यान रखना कि धार्मिक आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दूसरी बात करें, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी ही है। ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की हृदय रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो भारत की हृदय रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है।
तो ये इसके उपनाम जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की गंगा, गुजरात की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा। मध्य प्रदेश की गंगा इसे धार्मिक आधार पर कहा जाता है। इसके बाद बात करें नर्मदा नदी के अन्य नामों के बारे में, तो नर्मदा नदी के अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा। एक नाम है इसका रेवा। हमने देखा था प्राचीन काल में इसे रेवा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में और अन्य संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम रेवा मिलता है। इसके पश्चात इसका नाम बदला गया और इसका नाम नर्मदा किया गया। इसके अलावा इसका एक नाम नामोदोस मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नामोदोस इसका महत्वपूर्ण नाम है। ये जो नाम है इसे भूगोलविद टोलमी ने दिया। तो क्वेश्चन ये नहीं बनता कि नामोदोस किसका एक अन्य नाम है, क्वेश्चन ये बनता है कि नर्मदा नदी को नामोदोस किसने कहा। नर्मदा नदी को नामोदोस भूगोलविद टोलमी ने कहा। इसके अलावा इसका जो अन्य नाम मिलता है वह अन्य नाम है सोमोभद्वा। ठीक है, सोमोभद्वा अर्थात इसे चंद्रमा की पुत्री भी कहा गया। इसके अलावा इसे अमरकंठी, चूंकि यह अमरकंटक से निकलती है तो इसे अमरकंठी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से रेवा, नामोदोस, सोमोभद्वा, नर्मदा, अमरकंठी ये सभी इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में ही, तो नर्मदा नदी का जो वाहन माना जाता है वह वाहन माना जाता है मगरमच्छ को। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी का वाहन किसे माना जाता है, तो नर्मदा नदी का जो वाहन माना जाता है वह माना जाता है यहाँ पर मगरमच्छ को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है नर्मदा नदी। एक बार और हम इसके बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से। यहाँ से निकलने के पश्चात ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 15 जिलों से प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन से नगर इसके तट पर बसे हुए हैं, तो वे है बड़वा, नेमावर, ओमकारेश्वर, निमाड़, पुनासा, अलीराजपुर, झाबुआ, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, बड़वानी, ये सभी इसके तट पर बसे हुए हैं। तो यहां से निकलने के पश्चात मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह महाराष्ट्र व गुजरात राज्य में प्रवेश करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में पहुंचती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर इसका विलय हो जाता है और यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश में लगभग 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। कर्क रेखा के समानांतर यह नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, सतपुड़ा और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। इसके साथ ही इस पर कुछ जलप्रपातों का निर्माण होता है, जैसे कि कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। ये सभी इस पर निर्मित होने वाले प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि रेवा, नामोदोस, सोमोभद्वा, अमरकंठी। सोमोभद्वा इसे चंद्रमा की पुत्री कहा जाता है, साथ ही नामोदोस इसे भूगोलविद टोलमी ने नाम दिया। भारत की 5वीं बड़ी नदी है, भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली तीसरी बड़ी नदी है। दो बड़ी नदियां हैं, सबसे बड़ी है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, जो कि भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली बड़ी नदियां हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। वहीं इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, 19 इसके दाएं तट से मिलती है और 2017 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया हुआ है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी पर तवा बांध है जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। नर्मदा और तवा संगम पर यह बांद्रा भान में होशंगाबाद में दोनों नदियां मिलती है। यहाँ पर मानधार जलप्रपात का निर्माण होता है और तवा नदी पचमढ़ी की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी है शक्कर नदी, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पठार से निकलती है और शक्कर नदी निकलने के पश्चात इसके आसपास के क्षेत्रों में सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र है और जबलपुर में जाकर यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। एक दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी मान नदी है, धार जिले से निकलती है और जीराबाद के समीप इस पर मान परियोजना है। यह भी नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1985 में 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना भी हुआ है कि नर्मदा घाटी कह सकते हैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बारे में और भी अन्य फैक्ट हैं, चूंकि वह महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
जो अन्य चीजें हैं वे सिंचाई के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे अगले टॉपिक में। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है नर्मदा नदी के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे अन्य नदियों के बारे में। धन्यवाद।